सो जब नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जाएगा, सो यहाँ का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो नॉर्मली ये स्टेप होना चाहिए इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज का मतलब जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ये थोड़ा लेस स्टेबल है क्योंकि बस दो बैक बॉन्डिंग होगी क्लोरीन का, जबकि अगर हम लोग यहाँ से H प्लस को हटा ले और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना ले नीचे वाले पोजीशन पे, सो अच्छा रेजोनेंस भी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ -m भी है और एक ग्रुप वाला पार्ट नेगेटिव हाइपर कंजूशन भी शो करेगा। सो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज ज़्यादा लॉजिकल स्टेप है, इसलिए हम हमेशा इसी स्टेप को कराते हैं। कुछ बुक्स है जिसमें दूसरा तरीका भी दे रखा था जो पहले बताए थे, बट हम उस तरीके को फॉलो नहीं किया करता है। सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके अलावा कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन ग्रुप है, इस पे H ट्रांसफर हो चुका, माइनस चार्ज यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या आएगा स्टेप बहुत सिंपल है, सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। रेजोनेंस कराया तो अपने स्टेप में आराम से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, O माइनस का फॉर्मेशन हुआ और इसके अलावा प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH के साथ Cl2 का फॉर्मेशन हुआ। अब आप दो काम कर लो, एक तो H प्लस का एडिशन भी करा लो और दूसरा हाइड्रोलिसिस भी करा लो। सो H2O वाला पार्ट प्लस सेकेंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, OH माइनस भी दे रखा, उसके थ्रू भी काम चल जाएगा, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा। OH माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके एक Cl हटाएगा, दूसरा OH माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके दूसरा Cl हटाएगा, एक कार्बन के ऊपर दो Cl ग्रुप आएगा, प्रोडक्ट अनस्टेबल है। O माइनस के अलावा यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर दो H ग्रुप अनस्टेबल था, H2 हटाने के बाद इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अभी तक एक चीज सोच के देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हम लोग मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, यहाँ तक के प्रोडक्ट में अभी तक कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब होगा जहाँ पे H होगा, ये तब होगा जब हम लोग इसके बाद लास्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। सो प्रोडक्ट के पूरे फॉर्मेशन के साइकिल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई केस नहीं है। इसका मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मेजर बनता है। हाँ, एक सवाल है ये, अगर इस सवाल में ये पूछे कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहला। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन ये जब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे और तब यहाँ पे मेजर मेजर प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट बोलना भी गलत होगा, तब ज्यादा स्टेबल लेस स्टेबल बोलना सेंस बनाता है। लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई भी केस नहीं है। सो ये नॉर्मल एक मिसकंसेप्शन है। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है कि मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस मेजर प्रोडक्ट के होने से कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी दे रखा कि ये मेजर प्रोडक्ट है और ये भी दे रखा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, उसको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। और मोस्टली स्कूल का मिसकंसेप्शन है, स्कूल का भी मिसकंसेप्शन नहीं है, मोस्टली ये मिसकंसेप्शन हर जगह स्प्रेड कर गया है क्योंकि स्कूल से बढ़ते बढ़ते वो बातें दूर तक चली गई है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम लोग जो इंटरमीडिएट है इसके थ्रू बात कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखने का है। दिस इज कॉल्ड एज रीमर-टीमन रिएक्शन। मोस्टली आपको प्रोडक्ट ही याद रखना है, बस एक इन्फॉर्मेशन याद रखना है, रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कार्बीन मॉलिक्यूल। सो कार्बीन स्ट्रक्चर के थ्रू या कार्बीन इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, बस ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना होता है हम लोग को, पहला चीज। और दूसरा, जो O माइनस ग्रुप है जब ये रेजोनेंस में गया तो जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज बना सकता है वहां से प्रोडक्ट बन सकता है। सो इसके थ्रू हम लोग रिएक्शन आसानी से आगे प्रोसीड करा सकते हैं। इस क्वेश्चन के 3-4 टाइप के वेरिएशंस हैं, जो वेरिएशंस हम लोग उन वेरिएशन से बात करेंगे। 4-5 एग्जांपल्स के थ्रू आपको अपने आप समझ में आ जाए कि इन क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में क्या करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस कुछ कुछ वेरिएशंस, जैसे एक वेरिएशन यहीं पे बता देते हैं। मान लो यहाँ कोई ग्रुप प्रेजेंट है, अब अगर यहाँ कोई ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ H है ही नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं सकता, फिर दूसरे तरफ रिएक्शन होगा। पर अगर यहाँ भी कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो इधर भी रिएक्शन नहीं हो सकता, तब एक ही ऑप्शन है, पारा पे ही प्रोडक्ट बनेगा। सो ये सब कुछ वेरिएशंस ऐसे हैं जो बहुत ही लॉजिकल है, ये हम लोग बेंजाइन में भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसमें कुछ डिस्कशन करने को बचता नहीं है, पहला चीज। अब इसके बाद एक पार्ट है जो हम लोग को सीखना चाहिए। बेसिकली दो रिएक्शन है, एक एबनॉर्मल रीमर-टीमन रिएक्शन, ये हम नहीं सिखाएंगे आप लोग अभी, ये प्रॉपरली एडवांस का टॉपिक है, इसको किसी दिन क्वेश्चन के थ्रू कभी बताएंगे। ये बता भी दे तो भी भूलेंगे आप, सो बेस्ट है कि इसको हम लोग एडवांस के डिस्कशन के टाइम पे बताएं। बस अब इसका रिएक्शन चाहे तो लिख सकते हैं। एक 5 मेंबर्ड रिंग को अगर हम लोग CHCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, सेकेंड स्टेप में QH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में ये पार्ट अपने आप को 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करता है और एक क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाता है। ये कैसे होता है इसका कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे, बट एक डिस्कशन हम करना प्रिफरेबल समझते हैं।
अल्कीन के साथ कार्बीन का रिएक्शन, डाइक्लोरोकार्बीन है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, दूसरा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। मान लो अगर रिएक्शन होता तो ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग, ये कार्बन वाला पार्ट कार्बन पे गया डाइक्लोरोकार्बीन के, यहाँ माइनस चार्ज आया, यहाँ प्लस चार्ज आया, क्या करना चाहिए इसके आगे, माइनस और प्लस में कॉम्बिनेशन करा लेना चाहिए। अगर माइनस प्लस में कॉम्बिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। सो ये दोनों स्टेप एक साथ होता है। फर्स्ट स्टेप में अल्कीन कार्बन पे जाता है और इसी स्टेप में कार्बन का लोन पेयर इस कार्बन पे वापस से कोऑर्डिनेट करके एक 3 मेंबर रिंग बनाता है। इस चीज को हम लोग कार्बीन का एक और रिएक्शन बोलते हैं। ये इनफैक्ट जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के बुकलेट में सवाल होता है। क्यों होता है हमको नहीं समझ में आता, बट अब क्योंकि उधर है तो ये इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए बस कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोग का दूसरा केस जो अपने काम का था रीमर-टीमन रिएक्शन में। बाकी इसके अलावा रीमर-टीमन रिएक्शन के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जब हम क्वेश्चन देंगे आपको वर्कशीट में, आपको उसको सॉल्व करना है। प्रोडक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कुछ डिस्कशन करने का है नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज कोल्ब-स्मिड रिएक्शन। अगर फिनॉल का रिएक्शन हम लोग CO2 के साथ कराए, पहले स्टेप में OH माइनस और लास्ट स्टेप में H3O प्लस या फिर H प्लस, तो प्रोडक्ट में OH के रिस्पेक्ट में पहले CHO ग्रुप लग रहा था, अभी COOH ग्रुप लगेगा। इसका नाम क्या होता है पहले वाले कंपाउंड का, ऊपर सैलिसाइलर डिहाइड था, नीचे वाले पार्ट में सैलिसाइलिक एसिड बोल सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट पहला वाला पार्ट होगा, ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ डिस्कशन इसमें करने को बचा नहीं है। सबसे पहला स्टेप, जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन OH माइनस के साथ कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। फिनॉक्साइड आयन वाला पार्ट रेजोनेंस में जाएगा। जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। इसके बाद शायद 19वें या 20वें बार बोल रहे इस चीज़ को, जब भी कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलेंगे। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके बॉन्ड को ब्रेक करके हटाया। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस CO2 के कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड O माइनस का फॉर्मेशन हुआ। अब एसिडिक मीडियम अगर डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है टॉटोमराइजेशन होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, जो कराना है करा लो, ये आपके लिए बहुत ही लॉजिकल है। सो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में टॉटोमराइजेशन कराया, H प्लस का एडिशन कराया, मतलब प्रोडक्ट में, अरे यार, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में टॉटोमराइजेशन हुआ, H प्लस का एडिशन हुआ, मतलब प्रोडक्ट में फिनॉल का फॉर्मेशन और उसके बगल वाले पार्ट पे COH ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, ऐसा बोल सकते हैं। सो शुरू का स्टेप बहुत नॉर्मल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है हम लोगों को। एग्जैक्टली रीमर-टीमन रिएक्शन के जैसा स्टेप था, बस वहाँ पे हम लोग कार्बीन पे इलेक्ट्रोफाइल बनाए थे, यहाँ पे CO2 इलेक्ट्रोफाइल है और प्रोडक्ट में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक रिएक्शन आपको ध्यान रखना चाहिए, आइडियली अगर हम लोग इस सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सो OH से H हटेगा, असाइल हैलाइड से Cl हटेगा। प्रोडक्ट वाले पार्ट में जिस कार्बन पे COOH है उसके जस्ट बगल पे पहले OH था, अभी H के जगह पे C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एस्पिरिन, इसी को हम लोग मिथाइल सैलिसाइलेट भी बोला करते हैं। सो मिथाइल सैलिसाइलेट का फॉर्मेशन होगा या फिर इसी को एस्पिरिन बोल दो। एस्पिरिन का पर्पस क्या होता है, दवाई तो है ही एस्पिरिन। बताओ भाई नीट वाले लोग, एस्पिरिन का पर्पस क्या, अभी रिसेंटली बताया भी था, दवाई के लिए, यही दवाई तुमको देंगे अभी। जब हेडेक होता है ना तो इसको यूज करते हैं, बेसिकली पेन किलर के जैसा हम लोग एस्पिरिन यूज कर सकते हैं। याद रखना इसको, एज अ रिएक्शन इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का तीसरा रिएक्शन और सबसे लास्ट रिएक्शन बोल सकते हैं नेम रिएक्शन में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन।
डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं उसका एक पार्टिकुलर रीजन है। पहले तो उसका रिएक्शन सीखेंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर हम लोग अमाइड का रिएक्शन, अच्छा एक और चीज, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोल रहे हैं, मतलब ब्रोमीन होना चाहिए यहाँ पे, अमाइड होना चाहिए यहाँ पे। सो अमाइन और ब्रोमीन का रिएक्शन है, Br2 का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या फिर KOH। प्रोडक्ट में सीधा सीधा एक काम करना है, बस इसको हटा लेना है, इसको यहाँ से गायब कर दो। अगर इसको गायब करेंगे तो बच जाएगा अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ NH2। इस इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना है, मैकेनिज्म का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि रिएक्शन सारे अमाइड्स नहीं दे सकते, 1 डिग्री अमाइड दे सकता है, इसलिए हम लोग को मैकेनिज्म थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी CO2 ग्रुप बाहर निकलता है, जिसको हम लोग NaOH या KOH के साथ अगर कंबाइन करके रख रहे हैं तो इसको K2CO3 के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हम लोग KBr का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। वो मैकेनिज्म के थ्रू सीखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, बट प्रोडक्ट याद रखना है बस अपने को। C डबल बॉन्ड O ग्रुप हटेगा, सीधा कार्बन के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। दो तीन चीजें हैं जिसको ध्यान रखना है, बात मत करो यार, शांत रहो। दो तीन चीजें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। पहला चीज, अमाइड के नाइट्रोजन पे H प्रेजेंट है और लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है इसका मतलब ये कंपाउंड बेस के जैसा बिहेव कर सकता है। अगर यहाँ से H हटाते हैं तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भी जा सकता है और अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये H वाला पार्ट एसिड के जैसा भी बिहेव कर सकता है। कोई भी सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों के जैसा अगर बिहेव करता है इसका मतलब एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। सो अमाइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अमाइन जो है वो कम्प्लीटली बेसिक होता है, बट अमाइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब हम लोग चलते हैं अपने मैकेनिज्म पे। सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज, अमाइड का जो एसिडिक नेचर है इसको हम लोग यूज करेंगे। OH माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, यहाँ से H प्लस को हटाया, प्रोडक्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड O, इसके साथ साथ NH माइनस। जैसा अभी रिएक्शन कराया था हेलो फॉर्म में एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का रिएक्शन है। NH माइनस ब्रोमीन के साथ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि ब्रोमीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से ब्रोमीन को हटाएगा। प्रोडक्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड O, NH के साथ Br का फॉर्मेशन। फिर नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब फिर से हम लोग OH माइनस के साथ एसिड बेस रिएक्शन करा सकते हैं। सो OH माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके H प्लस हटाएगा, मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड O, इसके साथ N माइनस और यहाँ पे ब्रोमीन। इसके बाद के स्टेप को थोड़ा ढंग से सुन लो, ये एक्चुअल में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इसके आगे रीअरेंजमेंट का स्टेप करते हैं, बट वो रीअरेंजमेंट का स्टेप होता कैसे है ये हम लोग को थोड़ा मालूम होना चाहिए। R के साथ C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है जिसपे एक माइनस चार्ज है और इस पे एक ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है, जो एक ठीक ठीक लिविंग ग्रुप में भी कंसिडर किया जा सकता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। अगर बार बार रेजोनेंस हो रहा है तो कभी ऐसा हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर जाए। जैसे ही सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली नाइट्रोजन पे फिर से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और यहाँ से हटने की टेंडेंसी में भी होगा। सो पहला चीज फिर से बोल रहे हैं, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया और यहाँ से कार्बन चेन को ब्रेक करके हम लोग हटाने की टेंडेंसी में आए, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना। ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया और यहाँ से ब्रोमीन को हटा दिया। तो हम लोग नेगेटिव चार्ज बन रहा है ऐसा बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में बनता नहीं है। सीधा इसको आपको ऐसा लिखना है, जब नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ का कार्बन चेन R माइनस बनने के टेंडेंसी में हुआ, सीधा नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा और यहाँ से ब्रोमीन को हटा देगा Br माइनस के फॉर्मेट में। इस स्टेप को हम लोग रीअरेंजमेंट का स्टेप बोलेंगे। और इस रीअरेंजमेंट के स्टेप में अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, तो पहले चीज कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ के साथ एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन था। जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ का जो कार्बन चेन था ये हट गया, सो कार्बन चेन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ है। लिख देते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन वाले पार्ट पे एक कार्बन चेन का फॉर्मेशन हुआ, और जो यहाँ ब्रोमीन ग्रुप था ये Br माइनस के फॉर्मेट में हट गया। सो जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था वो ओवरऑल ब्रोमीन के ऊपर चला गया। ये हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। R के साथ N, के साथ C डबल बॉन्ड पे, इसके साथ डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एज
आइसोसाइनेट ग्रुप, और कार्बन चेन है तो उसको हम लोग अल्काइल आइसोसाइनेट बोल ले तो ज़्यादा बेटर है। सो हम लोग इंटरमीडिएट में अल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस यूज़ करते हैं, मतलब ऊपर जो रिएजेंट दे रखा इसके सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस यूज़ कर लो H+ के फॉर्मेट में, या बेसिक मीडियम में भी अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सो कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, जहाँ पे भी आपको कार्बन पे H2 ऐड करना है कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो H2 ऐड कर लिया कार्बन के ऊपर, बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर डाला। आइडियली ये स्टेप होना चाहिए। तो R के साथ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन वाले पार्ट पे H2O जब ऐड हुआ मतलब OH2+ बनेगा, लेकिन यहाँ से H+ को हटा करके हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। सो H2 ऐड हुआ, H+ हटा, और एक और काम कर लेते हैं, यहाँ जो O- बनेगा इस O- PCH+ को ऐड कर लेते हैं। सो H2O ऐड हुआ, OH2+ बना, H+ प्रोटॉन एक्सचेंज में चला गया, इसका मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप आया। ऑल्दो एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पे इनॉल फॉर्म है। अगर इनॉल फॉर्म है तो इसको हम लोग टॉटोमराइज कर ले तो ज़्यादा बेटर है। टॉटोमराइजेशन में R के साथ NH, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ वाले पार्ट पे OH ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद अभी भी प्रोडक्ट नहीं बना है, अमाइन नहीं बना है, तो इस स्टेप को थोड़ा ध्यान रखना है। नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को गेन कर लेता है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, इसलिए इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। R के साथ NH2+, इसके साथ साथ C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन। अगर हम लोग वाटर भी ले रखें तो भी काम हो जाएगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिविंग ग्रुप को हम लोग हटा सकते हैं। सो अपने प्रोडक्ट में R के साथ NH2 का फॉर्मेशन, इसके साथ साथ CO2 ग्रुप का फॉर्मेशन है। यही CO2 ग्रुप KOH के साथ कंबाइन करके K2CO3 का फॉर्मेशन करा देगा। ऑल्दो अपने काम का नहीं है, बट एनीवे CO2 लिखना है CO2 लिख दो, K2CO3 लिखना है K2CO3 लिख दो, और इसके साथ साथ हम लोग KBr का फॉर्मेशन, क्योंकि मीडियम में बहुत जगह पे Br- निकला था, उसको K+ के साथ कंबाइन करके KBr का फॉर्मेशन करा सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का स्टेप बोलते हैं। आपको प्रोडक्ट तो बनाने आ गया, बट पहला इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखना है, अल्काइल आइसोसाइनेट इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जब रीअरेंजमेंट होता है तो नाइट्रोजन पे नाइट्रीन टाइप का कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी कार्बीन वर्ड यूज किया था, वैसे एक वर्ड चलता है नाइट्रीन। इस वर्ड से ज्यादा रेलेवेंस मत रखना, बस ये ध्यान रखना कि इसको नाइट्रीन मैकेनिज्म बोल दिया करते हैं हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट एक्चुअल में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। ये कार्बन चेन का जो बॉन्ड है, जिस तरीके से कार्बन पे एसोसिएटेड था, एग्जैक्टली उठ करके नाइट्रोजन पे चला गया, मतलब कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं होने का मतलब इसको इस तरीके से सोच सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऑल्दो स्कूल के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, नीट के लिए भी काम का नहीं है, मेंस के लिए भी काम का नहीं है, केवल एडवांस के लिए काम का है। उसको ऐसा सोचो, मान लो एक कायरल सेंटर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन R है। हम लोग ऐसा किए, नाइट्रोजन को रेजोनेंस में लेके गए, यहाँ से Br को हटाए और इस पूरे चेन को शिफ्ट कर दिए। अगर इस पूरे चेन को शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इस चेन में एक तरफ C डबल बॉन्ड O था, एग्जैक्टली सेम का सेम चीज उठ करके बगल में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब नीचे अगर कार्बन चेन जो शिफ्ट हो रहा है या माइग्रेट हो रहा, वहाँ कायरल सेंटर है, तो उसे कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस निकल के नहीं आने वाले हैं। सो इस केस में जब माइग्रेशन होता है तो नीचे वाले कार्बन पे जो माइग्रेट करता है उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये एज ए इंफॉर्मेशन थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन जो अब हम लोग वापस से आते हैं डिस्कशन में। पहला स्टेप, H+ हटा, मतलब एक हाइड्रोजन होगा तभी H+ हटेगा, माइनस चार्ज बना, तभी ब्रोमीन ऐड हुआ। फिर दूसरा H+ हटा, निगेटिव चार्ज बना जिसमें रीअरेंजमेंट हुआ। मतलब नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक ब्रोमीन अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन हटेगा तब माइनस चार्ज बनेगा, और तब माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट का स्टेप होना है। मतलब अगर इसमें मॉलिक्यूल में R के साथ NH2 है, मतलब 1 डिग्री अमाइड है, तब ये रिएक्शन हो सकता है। अगर 2 डिग्री अमाइड 3 डिग्री अमाइड है तब ये रिएक्शन
नहीं हो पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर हटने के लिए हाइड्रोजन ही नहीं है। सो पहला चीज केवल 1 डिग्री अमाइड का रिएक्शन है, नॉट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड। ये दो इन्फॉर्मेशन पहला तो याद रखने का है। इसके अलावा एक और केस याद रखना है, अमाइड के जगह अगर इमाइड मॉलिक्यूल है, इमाइड का मतलब NH के साथ 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, अगर ये ग्रुप है ये भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देगा। क्यों देगा इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, मान लो पहले स्टेप में OH माइनस गया, H प्लस हटाया और दूसरे स्टेप में ब्रोमीन का एडिशन कराए, मान लेते पहले स्टेप में ऐसे ही। सो अपने प्रोडक्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड O, N के साथ ब्रोमीन ग्रुप, इसके साथ C डबल बॉन्ड O कार्बन चेन दे रखा। अब इसके बाद अगर हम लोग OH माइनस डालते हैं तो OH माइनस किसी भी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके ऐसे नहीं रिएक्शन कराएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी है, साथ ही साथ -M भी है और बैक बॉन्डिंग भी है। इसका मतलब आराम से नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज बन सकता है। सो R के साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N माइनस और इसके साथ ब्रोमीन, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यह भी काम का नहीं है। N के ऊपर माइनस चार्ज आया, यही रीअरेंजमेंट से पहले का इंटरमीडिएट था। सो नाइट्रोजन जब रेजोनेंस में जाएगा यहाँ से कार्बन चेन आगे शिफ्ट करेगा, ब्रोमीन को हटाएगा, यही आगे रिएक्शन करा रहा था बेसिकली। सो अगर 1 डिग्री अमाइड ना हो करके इमाइड ग्रुप दे रखा तभी भी रिएक्शन होगा। ये 3-4 इन्फॉर्मेशन बस हम लोग को ध्यान रखना है। क्या इंटरमीडिएट बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट वाले ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होता। चौथा 1 डिग्री अमाइड रिएक्शन देगा या इमाइड रिएक्शन देगा, बाकी ये कंपाउंड कहीं और रिएक्शन नहीं करने वाला है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद स्मिथ रिएक्शन, लॉजन रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, फेबरेस्की रिएक्शन, असाइलिन कंडेंसेशन, इसके अलावा बेंजोइन कंडेंसेशन, परकिंस रिएक्शन, टिशेंको रिएक्शन, ये सारे के सारे रिएक्शंस एडवांस के टॉपिक है, इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्या अच्छा कपलिंग रिएक्शन बाकी है, चलो कपलिंग रिएक्शन कर लेते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड नहीं बताए थे क्या, क्या बात कर रहा है, 1 डिग्री गैब्रियल थैलेमाइड नहीं बताए थे? अब एरोमेटिक कंपाउंड उसमें अमाइन के प्रिपरेशन में ही बता दिया था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। हाँ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस अमाइन के प्रिपरेशन में बता दिया था। थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड से थैलीमाइड कैसे बनता है, फिर उसके बाद आगे का रिएक्शन ही बता दिया था। क्या करना क्या, मैकेनिज्म दे रखा कॉपी में, क्या बात कर रहा है? अच्छा नहीं दिया है तो लिखने के लिए दिया होगा, तो लिख लेना वीडियो से देख करके, नहीं तो नोट्स तो भेजेंगे ही। नोट्स आया था निकल ग्रुप में सारा, अबे तुमको पता भी नहीं नोट्स आ रखा है ग्रुप में, घर जाके नशा वशा में धुत हो जाता है क्या? हाँ पता चला है हमको, इधर नीचे जो सामने हॉस्टल है ना उसमें भी पता चला है हमको कि वहां भी चल रहा है सब। सिनेमा हॉल के पीछे क्या सिनेमा हॉल के पीछे? अबे हम कभी कभी इमेजिन करते हैं कि बोकारो जैसे जगह में जहाँ पे इतना स्लो दुनिया है, इतना आउटडेटेड दुनिया है, यहाँ अगर ये हालत है तो पता नहीं कोटा वोटा में क्या हालत हो रखा होगा। वहां तो किसी को कोई मतलब नहीं है, घर वाले नहीं है, जो मन में आ रहा कर सकते हैं, लाइक फुल फ्रीडम। हम तो गधे थे कि वहां पढ़ाई लिखाई करते रह गए। हम लोग, मेरे जो दोस्त लोग थे, हम लोग जब कॉलेज में थे तो बातें क्या करते थे पहले साल में, करे यार कोटा घूमने चलना है एक साल, मतलब कुछ लोग तो 2 साल रहे, हम 1 साल रहे, लेकिन हम लोग केवल पढ़ाई करते रहे, कुछ घूमे नहीं वहां पे। हर साल प्लान बनाते थे हम लोग, घूमने चलते, प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बढ़िया मजे से अपने चिल मारते यार, पढ़ाई लिखाई करके क्या मिले लोगों को। चलो ध्यान दो, अगर हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराए, एनिलीन के साथ कराए, बड़ा खतरनाक टाइप का रिएक्शन ऐसी है। ये जो N2 दे रखा है ग्रुप, इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। N2 का मतलब ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर। सो जो एनिलीन ग्रुप होगा, इस एनिलीन ग्रुप वाले पार्ट के साथ जब हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराएंगे
सो ऑर्थो पोजीशन पे हम लोगों का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन निकल के आ सकता है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पारा पोजीशन पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन निकल के आ सकता है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोगों का जो पारा प्रोडक्ट वाला पार्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है। कंडीशन एक थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है, ये बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का केस है, बहुत बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस का केस रहता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। बट चलो एक काम करते हैं, पहले ऊपर पारा वाला ही पार्ट बना लेते हैं वरना कंफ्यूजन रहेगा आपको। एक मिनट रुक जाओ, इसको इस तरीके से प्रेजेंट करें तो ज़्यादा आसान है आप लोगों के लिए। एनिलीन ग्रुप के पारा पोजीशन पे N डबल बॉन्ड N और इसके साथ साथ जो बचा हुआ बेंजीन जैसा था वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अगर इसके जगह पे हम लोग फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब ऊपर एनिलीन के जगह पे अगर हम लोग फिनॉल ग्रुप लेकर के चले, सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस NH2 के जगह पे OH ग्रुप आ जाएगा और बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम टाइप से है। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। और अगर इसके जगह पे हम लोग बीटा नैप्थोल लेके चलते हैं, बीटा नैप्थोल का मतलब नैप्थलीन के बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप होना चाहिए। नैप्थलीन, उसमें अगर हम लोग OH डालेंगे तो उसको नैप्थोल बोलेंगे और उसमें बीटा पोजीशन होना चाहिए। सो ये अल्फा कार्बन है, इस दूसरे वाले पार्ट को हम लोग बीटा कार्बन बोलेंगे। यहाँ पे अगर OH ग्रुप दे रखा, दिस विल बी बीटा नैप्थोल। अगर हम लोग बीटा नैप्थोल लेकर के चलते हैं तो फिर हम लोगों के स्ट्रक्चर में थोड़ा, मतलब स्ट्रक्चर इस टाइप से बना लेते हैं पहले। इसमें OH का पारा पोजीशन ब्लॉक टाइप का है। सो OH के पारा पोजीशन को अगर हम लोग ब्लॉक कर रखे हैं तो प्रोडक्ट में हम लोग N डबल बॉन्ड N PH का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा वाला पार्ट अपने काम का नहीं है क्योंकि NCERT में नहीं दे रखा, लेकिन स्टिल इसको थोड़ा ध्यान रखना। ऊपर का दोनों इन्फॉर्मेशन काम का होता है, एनिलीन लेकर के चलना या फिर फिनॉल लेकर के चलना। इन दोनों पार्ट में एक छोटा सा डिस्कशन है जो पीएच से एसोसिएटेड है। अगर हम लोग एनिलीन लेके चलेंगे तो जो हम लोग का पीएच का रेंज है ये थोड़ा सा, मतलब पहले हम लोग नाइट्रोजन डेरिवेटिव में 6 से 7 का पीएच लेते थे, यहाँ पे नॉर्मली 5.5 से लेकर के 7 का पीएच है, कहीं कहीं 6.5 का पीएच लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम लोग फिनॉल लेके चलते हैं तो इसका रेंज और थोड़ा नीचे चला जाता है, कहीं कहीं इसको 4 to 6 लिखा रहता है, बट हम इसको प्रेफरेबली 4.5 से लेकर के 6 लेना प्रेफर करते हैं रिएक्शन में, क्योंकि अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखा है। खैर, पहला चीज, अगर हम लोग बीटा नैप्थोल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड का कलर रेड होता है। अगर हम लोग फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड का कलर ऑरेंज होता है। अगर हम लोग एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड का कलर वाई होता है, येलो। इसको इस तरीके से याद रख लेना, रेड, ऑरेंज और येलो। अगर बीटा नैप्थोल हुआ तो रेड कलर का फॉर्मेशन, अगर फिनॉल हुआ तो ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन, अगर एनिलीन हुआ तो येलो कलर का फॉर्मेशन। ये पहला इन्फॉर्मेशन जो ध्यान रखने लायक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन सुन लो, अभी नोट मत करो। दूसरा इन्फॉर्मेशन, एक सवाल होता है इसमें, ये जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है इसको हम लोग एजो लिंक बोला करते हैं और इस पूरे कंपाउंड को हम लोग ओवरऑल एजो डाई बोला करते हैं। डाई का मतलब जो कलर्ड कंपाउंड होता है इसकी बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये कंपाउंड कलर्ड नेचर का होता क्यों है, या फिर ये तीनों कंपाउंड कलर्ड नेचर के क्यों है। इसका आपको एक रीजन थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेसिकली पहले यहाँ तक रेजोनेंस था, इधर भी रेजोनेंस था, लेकिन अगर इन दोनों कंपाउंड को आपस में अटैच किया तो पूरा का पूरा सिस्टम कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है, मतलब काफी लंबा रेजोनेंस है, या ऐसा बोल सकते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम है। इस एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम के वजह से पूरा मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंस एनर्जी है वो विजिबल रेंज में जाके लाई करता है। अगर रेजोनेंस एनर्जी विजिबल रेंज में लाई करेगा तो कंपाउंड कलर्ड नेचर का दिखाई देगा। आपको बस ये याद रखना है, ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन द रेजोनेंस एनर्जी बिकम्स वेरी हाई एंड लाइज इन द कलर्ड रेंज, इसीलिए कंपाउंड का कलर दिखाई देता है। इसीलिए इस चीज को हम लोग डाई बोला करते हैं। एक और भी चीज हम लोग बोल सकते हैं, एनिलीन का आइडेंटिफिकेशन करना है या फिनॉल का आइडेंटिफिकेशन करना है तो भी हम लोग कपलिंग रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अगर कभी भी
डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन एनिलीन या फिनॉल के साथ दे दिया तो उस केस में कपलिंग रिएक्शन का ये केस रटा होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं, आप कभी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। और इसमें एक इंफॉर्मेशन और भी रटा होना चाहिए। मान लो फिनॉल के पारा पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो पारा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है। अगर इसका रिएक्शन अगर हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कराएंगे तो पारा पोजीशन पे तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बच गया कि हम लोग ऑर्थो पोजीशन वाले पार्ट पे कपलिंग रिएक्शन कराते हैं, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे एन डबल बॉन्डेड पीएच का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर पारा पोजीशन ब्लॉक्ड होगा तो ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन 2-3 बार जेईई एडवांस में आ रखा है, ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ना नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए, मेंस के लिए, नीट के लिए केवल ऊपर का 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले कोई रिएक्शंस काम के नहीं है। कलर इंपॉर्टेंट है, कलर आप याद रखो इन दोनों कंपाउंड्स का। फिनॉल और एनिलीन लेकर के चलेंगे तब क्या होगा। दूसरा, पीएच का रेंज थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा, एजो लिंक होता क्या है, एजो डाई का कलर क्यों निकल के आता है, वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से। दिस इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। ये हम लोगों के नेम रिएक्शन का लास्ट टॉपिक था जो हम लोग को पढ़ना था। अब इसके बाद कुछ भी पढ़ने लायक बचा नहीं है। आज एक छोटा सा चीज बताते हैं पहले आपको। चलिए रिकॉर्डिंग तो पहले ऑफ कर लेते हैं।